Very good morning to all of the students. Welcome to English Essential. This is Gautam Singh, your faculty of English. तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है लेसन नंबर 6 बुक है हमारी रेनबो क्लास 12 आरबीएससी। जो 6 नंबर का हमारा चैप्टर है उसकी हेडिंग से ही हमें काफ़ी कुछ चैप्टर के बारे में समझ आ जाता है। जो चैप्टर है वो है ऑन रीडिंग, अध्ययन के बारे में। लेकिन किस चीज़ के अध्ययन के बारे में? इन रिलेशन टू लिटरेचर, साहित्य के अध्ययन के बारे में। यानी साहित्य का अध्ययन कब, कहाँ, कैसे, क्यों और किस तरीके से किया जाता है या किस तरीके से किया जाना चाहिए। राइटर ने इसी चीज को हाईलाइट करा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड। राइटर ने जो डिटर्मिनर यहां पर यूज किया है फ्यू, उस फ्यू से ही वो बता देता है कि केवल नाम मात्र के लोग इस धरती पर ऐसे हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से अध्ययन किया जाता है, पढ़ा जाता है। कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, ढेर सारा अनुभव, विचारने योग्य यानी काफी ज्यादा मात्रा में अनुभव होना चाहिए। विद लिटरेचर, साहित्य के साथ में, इज नीडेड, इस चीज की जरूरत पड़ती है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड। राइटर कहता है कि इससे पहले कि आप साहित्य के बारे में डिस्क्रिमिनेशन यानी उसकी आलोचना करो या फिर आप ये निर्धारित करो कि साहित्य के अंदर आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप कविता पढ़ना चाहते हो, आप कहानी पढ़ना चाहते हो या उपन्यास पढ़ना चाहते हो, तो इससे पहले कि आप किसी साहित्य की आलोचना करो या साहित्य का निर्धारण करो कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूं, तो लेकिन ये चीज करने से पहले आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है कंसीडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर। यानी साहित्य के साथ आपका ढेर सारा अनुभव होना चाहिए। एंड विदाउट दीज, लेकिन अगर आप में योग्यता नहीं है, ढेर सारा अनुभव नहीं है आपके अंदर साहित्य का, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड। तो आप ये भी नहीं सीख पाओगे कि अध्ययन किस तरीके से किया जाता है। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। राइटर कहता है, मैं तो कहता हूं पूरी तरीके से असंभव है। अगर साहित्य को लेकर आपका कोई अनुभव ही नहीं है तो आप कभी भी ये नहीं सीख पाओगे कि किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सिंस देयर आर सम रेयर मैन हु थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 20 ईयर्स। लेकिन राइटर कहता है कि यह बात वो जरूर मानता है कि कुछ रेयर, दुर्लभ लोग ऐसे होते हैं, कुछ दुर्लभ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको इनहेरिटेड यानी कि जन्मजात, अपने जन्म से ही लिटरेरी यानी कि जो साहित्यिक सहज बुद्धि होती है वो उनको बचपन से ही अपने माता पिता से मिली हुई होती है। इसीलिए वो कुछ दुर्लभ पुरुष मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपनी 25 साल की आयु पूरी होने से पहले एक अच्छी खासी साहित्य की आलोचना और साहित्य में क्या पसंद होना चाहिए और क्या पसंद नहीं होना चाहिए, इस चीज को डिसाइड करने की स्थिति में पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसा केवल कुछ ही लोगों के साथ में होता है। बट दीज आर ग्रेट एक्सेप्शंस। राइटर खुद ही कह रहा है कि ये जो मैंने ऊपर बात कही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो 25 साल की उम्र से पहले ही उस उच्चता के शिखर पर पहुंच जाते हैं कि वो साहित्य की आलोचना भी कर सकते हैं और साहित्य में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए इस बात को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन राइटर कहता है कि मैं जिन मनुष्यों की बात कर रहा हूं वो तो अपवाद स्वरूप है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ द एवरेज। वो ये कह रहा है कि राइटर कहता है कि मैं तो औसत लोगों की बात कर रहा हूं, जनरल लोगों की बात कर रहा हूं। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट डज नॉट मीन रीडिंग इन द ट्रू सेंस। राइटर कहता है कि ऐसा मैंने क्यों कहा कि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि राइटर कहता है कि किसी भी लेख के शब्दों को केवल पढ़ लेना उसे अध्ययन नहीं कहते हैं वास्तविक अर्थ में। यानी वास्तविक अर्थ में किसी शब्द को पढ़ लेना, उसका सही उच्चारण कर लेना, क को क कहना, बी को बी पढ़ लेना, राइटर कहता है इसको सही रूप से अध्ययन करना नहीं कहते हैं। यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स माइंड वर्ड्स और कैरेक्टर्स ऑटोमेटिकली। राइटर कहता है कि कई बार आप किसी लेख के अंश को पढ़ रहे होंगे, आप पाएंगे कि किसी मशीन की तरह आप शब्दों और अक्षरों को बिल्कुल सही पढ़ते जा रहे हैं, इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली। यहां तक कि आप उन अक्षरों का उच्चारण भी अच्छे से कर रहे हैं, व्हाइल योर माइंड्स आर ऑक्यूपाइड विद अ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन आप उन अक्षरों को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सही उच्चारण कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो दिमाग है उस दिमाग के अंदर कोई अन्य ही विचार चल रहे होंगे, दौड़ रहे होंगे। दिस mechanism of reading becomes altogether automatic at an early period of life। राइटर कहता है कि यही जो पढ़ने का तरीका होता है, यानी हम अक्षरों को सही पढ़ते हैं, उनका उच्चारण शब्दों का बिल्कुल सही करते हैं, एक एक अक्षर का उच्चारण सही करते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग होता है उसके अंदर कुछ दूसरे ही विचार चल रहे होते हैं। राइटर कहता है कि ये जो पढ़ने का यंत्रवत तरीका है
ये जो मशीनरी है, इस तरीके से पढ़ने का जो तरीका है, ये किसी भी मनुष्य के जीवन में, शुरुआती जीवन में ही तय हो जाता है। ये गंदी आदत बचपन से ही पड़ जाती है। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, और बिना किसी ध्यान को केंद्रित करे ये चीज चलती ही रहती है। यानी जो ये तरीका होता है किसी चीज को पढ़ने का, खाली अक्षरों को पढ़ लिया, सही उच्चारण कर लिया, लेकिन दिमाग में कुछ और ही विषय चल रहा है, तो राइटर कहता है कि ये चीज ऐसी होती है कि इसमें आपको कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। नीदर can I call it reading to extract the narrative portion of a text from the rest। हालांकि राइटर ये कहता है कि अध्ययन करने का मैं ये भी मतलब नहीं मान रहा हूं कि आप अक्षरों को पढ़ें, अक्षरों को याद भी करें और किसी लेख के केवल कहानी को उठाकर अगर सुना दें, तो राइटर कहता है मैं इसको भी पढ़ना नहीं कहता हूं। यानी आपने शब्दों को रट भी लिया, अक्षरों को रट भी लिया और उसको दोबारा सुना भी दिया, अध्ययन इसको भी नहीं कहते हैं। सिंपली फॉर वंस पर्सनल एम्यूजमेंट, क्योंकि राइटर कहता है कि ऐसा तब होता है कि जब आप अक्षरों को पढ़ते हैं और याद भी रखते हैं, ऐसा तब होता है जब आप अपने केवल कोरे मनोरंजन, एम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। और इन अदर वर्ड्स टू रीड अ बुक फॉर ए स्टोरी, या आप केवल उस कहानी को एक कहानी के तौर पर पढ़ते हैं। यानी आपने जो कुछ भी पढ़ा वो कहानी की तरह पढ़ लिया, तो आपने अक्षरों को याद भी कर लिया और शब्दों को रट भी लिया। लेकिन राइटर कहता है मैं इसको भी अध्ययन नहीं मानता। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज डन इन द वर्ल्ड इज डन इन एग्जैक्टली दिस वे। हालांकि राइटर कहता है कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अधिकतम जो अध्ययन इस विश्व में किया जाता है, दुनिया में किया जाता है, वो केवल इस उपयुक्त तरीके से ही किया जाता है कि लोग अक्षरों को पढ़ लेते हैं, सही उच्चारण कर लेते हैं, दिमाग में सिर्फ उसकी कोरी कहानी को समा लेते हैं, लेकिन उसके रस को वो कभी भी समझ नहीं पाते। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर बॉट एवरी ईयर। राइटर कहता है कि हजारों की संख्या में किताबें हर साल खरीदी जाती हैं, एवरी मंथ, हर महीने खरीदी जाती हैं। आई माइट इवन से एवरी डे। राइटर कहता है मैं तो यह भी कह सकता हूं कि शायद हर रोज ही दुनिया में हजारों किताबें खरीदी जाती हो बाय पीपल हु डू नॉट रीड एट ऑल। उन लोगों के द्वारा, उन मनुष्यों के द्वारा जो इन किताबों को पढ़ना भी नहीं जानते और ना ही वो पढ़ने की कला से परिचित हैं। दे ओनली थिंक दैट दे रीड। ऐसे लोगों को गलतफहमी होती है, जो हजारों की संख्या में लोग किताबें खरीदते हैं, उनको केवल कोई गलतफहमी होती है कि वो असल में पढ़ते हैं, वो उन किताबों को अच्छे से समझते हैं। दे बाय बुक्स जस्ट टू अम्यूज देमसेल्व्स। लेकिन राइटर कहता है कि इसका पीछे का असली कारण यह है कि ऐसी जो किताबें लोगों के द्वारा खरीदी जाती हैं, जिन लोगों के द्वारा, वो केवल अपने कोरे मनोरंजन के लिए खरीदते हैं, टू किल टाइम, केवल समय को काटने के लिए, एज ए कॉल इट। और यही लोग पुकारते हैं कि किताब क्यों पढ़ी? यार समय काटने के लिए, खाली समय था, फलानी कहानी पढ़ ली। इन 1 hour or 2 their eyes have passed over all the pages। ऐसे लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होता है? राइटर कहता है 1 या 2 घंटे के अंदर ऐसे लोगों की जो नजरें होती हैं वो पूरे पन्नों के ऊपर से गुजर जाती हैं। एंड देयर इज लेफ्ट इन देयर माइंड्स अ वैग्यू आइडिया और टू अबाउट व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट। लेकिन अगर उन लोगों के मस्तिष्क की बात की जाए, उनके मस्तिष्क के अंदर एक वैग्यू यानी कि शून्य, एक खाली विचार होता है उसके बारे में, जिस चीज को वो 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। यानी 1-2 घंटे पढ़ने के बावजूद उनके दिमाग में उस 1-2 घंटे पढ़ी गई चीजों पे या जो 10-20 पन्नों पे उन्होंने नजरें दौड़ाई हैं, उनके बारे में कुछ भी उनके दिमाग में नहीं होता, बल्कि उनका दिमाग केवल शून्य में घूम रहा होता है। एंड दिस दे रियली बिलीव इज रीडिंग। लेकिन जो आम मनुष्य होते हैं वो कहते हैं अरे यही तो अध्ययन है, यही तो पढ़ना है, मैंने 1-2 घंटे के अंदर 4 पन्ने पढ़ लिए। नथिंग इज मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड हैव यू रीड सच ए बुक और टू हियर समबडी से आई हैव रीड सच एंड सच ए बुक। राइटर कहता है कि बड़ा सामान्य जुमला है कि अक्सर लोग आपको धरती पे कहते हुए मिलेंगे, लोगों एक दूसरे के आपस में पूछते हुए भाई तुमने फिलानी किताब पढ़ी है, या फिर लोग एक दूसरे को कहते फिरेंगे हाँ मैंने वो किताब भी पढ़ी है, मैंने वो किताब भी पढ़ी है। बट दीज पर्संस डू नॉट स्पीक सीरियसली। लेकिन राइटर कहता है कि ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं मैंने वो किताब पढ़ी है, ये किताब पढ़ी है, ऐसे लोग गंभीर विचार करने के बाद ये स्टेटमेंट नहीं देते हैं। Out of 1,000 persons who say I have read this or I have read that, there is not one perhaps who is able to express any opinion worth hearing about what he has been reading। राइटर कहता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये लोग सरसरी तौर पर पढ़ रहे हैं और असल में इन्होंने कोई अध्ययन नहीं किया है। राइटर कहता है क्योंकि अगर ये हजारों लोगों की संख्या में हम ऐसे लोगों को लें जो दावा करते हैं उन्होंने फलानी किताब पढ़ी है, और अगर हम उनसे पूछें कि उस किताब के बारे में आपका विशुद्ध रूप से अपना खुद का मत, आपका खुद का विचार क्या है, तो राइटर कहता है कि आपको सुनने लायक, वर्थ हियरिंग, आपको सुनने लायक इन लोगों का कोई भी विचार उस किताब से संबंधित नहीं मिलेगा जिस किताब के बारे में वो लोग दावा करते हैं कि मैं पढ़ चुका हूं। यानी राइटर का यह मानना है कि अगर आप किसी पढ़ी हुई चीज के बारे में विशुद्ध रूप से अपना विचार नहीं रख सकते हो, अपना दृष्टिकोण नहीं रख सकते हो, तो राइटर कहता है इसको पढ़ना नहीं कहते हैं।
बट दिस इज नॉट पिक्यूलर टू स्टूडेंट्स। राइटर कहते हैं कि लेकिन ऐसा स्टूडेंट्स अभी, क्योंकि लिखा है स्टूडेंट्स के लिए है, चैप्टर कंपाइल स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, तो राइटर कहता है कि ये जो पिक्यूलर यानी कि जो विचित्र आदत है, ये केवल विद्यार्थियों में नहीं है कि वो शब्दों को रट लेते हैं, शब्दों को अच्छा उच्चारण कर लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इट इज इन ऑल कंट्रीज द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डिवोर्स बुक्स। डिवोर का मतलब होता है भक्षण करना, जैसे जानवर किसी खाने को घपाघप करके अपने बदन के अंदर ठूस लेता है, उसी तरीके से राइटर कहता है कि इस दुनिया में हजारों की संख्या में, विश्व में जितने भी देश हैं और जितने भी लोग हैं, अधिकतर वो किताबों का भक्षण इसी प्रकार से कर लेते हैं, यानी शब्दों को रट लेते हैं, एक पेज से दूसरा पेज और दूसरे पेज से आखिरी पेज, लेकिन अगर उनका विशुद्ध विचार उस पढ़े हुए पेजों के बारे में पूछा जाए तो वो कोई सुनने लायक विचार नहीं प्रस्तुत करते हैं। छिछले और जो कम गहरे किस्म के विचार हैं वो जरूर बच सकते हैं वो। आई वुड से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज चीफली दैट द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड एंड दैट कॉमन पर्सन डजंट। राइटर कहता है कि एक महान आलोचक, क्रिटिक का मतलब आलोचक, आलोचना का लोग बहुत सारे गलत मतलब समझ लेते हैं। आलोचना का मतलब कईयों को लगता है, बहुत सारे लोगों को, कि आलोचना का मतलब बुराई करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य में जो आलोचना होती है और आलोचक का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि राइटर को लिखते टाइम ही लगता है कि उसने जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन उसके लिखने में जो कमी रह जाती है, उसके लिखने में जो गलती हो जाती है, उसको जो आलोचक होते हैं वही बाहर निकाल के लेखक के सामने रखते हैं और लेखक उसी के अनुरूप अपनी लेखन के अंदर शुद्धता लाता है और उसे सही करता है। तो साहित्य में आलोचना बहुत अच्छी मानी जाती है और अच्छे आलोचकों को होना बहुत जरूरी माना जाता है। बड़े बड़े साहित्यकारों का यह कहना होता है। तो राइटर कहता है कि असल में जो महान आलोचक होते हैं उनके अंदर और एक आम इंसान के अंदर सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि एक महान आलोचक जानता है कि पढ़ने का सही तरीका क्या है और एक साधारण मनुष्य जानता ही नहीं है कि सही पढ़ते कैसे हैं। नो मैन इज रियली एबल टू रीड ए बुक हु इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक। तो फाइनली कंक्लूजन के रूप में, निष्कर्ष के रूप में राइटर कहता है कि वो व्यक्ति, जो व्यक्ति अपनी पढ़ी हुई किताब के बारे में अपना खुद का विशुद्ध रूप से कोई भी मत प्रस्तुत करने के योग्य नहीं है, ऐसा व्यक्ति उस किताब को ना ही पढ़े तो बेहतर है। और हम मान भी नहीं सकते कि उस व्यक्ति ने उस किताब को पढ़ा है। अगर वो अपना मत नहीं दे सकता तो इसका मतलब उसने किताब के साथ केवल टाइम पास किया है। No doubt you will think that this statement of the case confuses reading with study। राइटर कहता है कि उपर्युक्त इस कथन को, इस पैराग्राफ को पढ़ने और सुनने के बाद जो मेरी कही गई बातें हैं उसके बाद में अब आप भ्रमित हो जाओगे। आप कहोगे अध्ययन और स्टडी, स्टडी और रीडिंग यानी कि पाठन जो होता है और जो अध्ययन होता है, आप ये सोचोगे कि ये कोई शायद डिफरेंट चीजें होती है, यानी अध्ययन अलग चीज होता है और किसी चीज का पाठ करना ये अलग चीज होती है। यू माइट से व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस देन वी डू रीड वेरी थॉरोली studying all the meanings and bearing of the text slowly and thinking about it। आप कह सकते हो, राइटर कह रहा है बिल्कुल सही है, आप ये कह सकते हो कि पाठन के बीच में और अध्ययन के बीच में शायद अंतर हो सकता है, लेकिन राइटर कहता है कि आप ऐसा सोचते होंगे कि जब कोई इतिहास की या दर्शन शास्त्र की या फिर विज्ञान की, जब ऐसी कोई गंभीर विषय की हम किताब पढ़ते हैं तो हम उसे पूरे गहन रूप से पढ़ते हैं, उसके पूरे अर्थों को समझते हैं, पूरा उसका जो साहित्य, उसके जो पैराग्राफ का लेख का अंश होता है, जो सार होता है, हम उसको अपने अंदर समा लेते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं और विचारपूर्ण तरीके से पढ़ते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी। राइटर कहता है कि बिल्कुल इसी को हम गहन अध्ययन कहते हैं। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोम अबाउट आउट ऑफ क्लास आवर्स वी रीड फॉर अम्यूजमेंट। लेकिन राइटर कहता है कि हम गलती वहां करते हैं कि जैसे हम क्लास से बाहर निकलते हैं, चाहे वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल की क्यों ना हो, हम वहां पर जिस भी किताब को, चाहे वो कहानी हो चाहे वो कविता हो, हम उसे बड़े हल्के में पढ़ते हैं, केवल कोरे अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स। राइटर कहता है मनोरंजन करना और अध्ययन करना दो अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस। हालांकि राइटर कहता है मेरे को नहीं लगता कि आप सब लोग मेरी बातों से, विचारों से सहमत होंगे, बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो। लेकिन जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं वो बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी बुक वर्थ रीडिंग ऑट टू बी रीड इन प्रिसाइसली द सेम वे दैट ए साइंटिफिक बुक इज रीड। राइटर कहता है कि सत्य और तथ्य के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि हर एक किताब, चाहे वो कहानी की हो, कविता की हो, विज्ञान की हो, दर्शन शास्त्र की हो, चाहे वो इतिहास की क्यों ना हो, हर किताब को विशुद्ध रूप से, प्रिसाइसली, शुद्ध रूप से केवल उसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए जिस तरीके से आप किसी विज्ञान की किताब को पढ़ते हो, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट। कविता और कहानी की किताब को भी आपको कोरे मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग should have the same amount of value in it that a scientific book has। लेकिन राइटर कहता है कि यह भी एक शर्त है कि जिस कहानी, कविता की किताब को आप पढ़ रहे हो, उस किताब के अंदर उतना ही गुण, उतने ही गुण की मात्रा होनी चाहिए जितने गुण की मात्रा, जितना रहस्य एक साइंटिफिक बुक, एक वैज्ञानिक किताब में होता है। दाउ द वैल्यू मे बी ए टोटली डिफरेंट काइंड। हालांकि हम एक कहानी के छुपे हुए
रस को और एक विज्ञान की किताब के रस को और ज्ञान को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि साइंस की किताब से जो रहस्य सुलझता है वो एक अलग प्रकार का होता है। कहानी, एक उपन्यास, एक कविता से जो रहस्य हमारे सामने खुलता है वो एक अलग प्रकार का होता है। तो जो रहस्य है, उन रहस्यों का जो रूप है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन हां यह जरूर है कि कहानी और कविता की किताब में भी उतना रहस्य और उतना रस होना चाहिए। फॉर आफ्टर ऑल अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोएट्री इज ए साइंटिफिक वर्क। राइटर कहता है ऐसा क्यों, कहानी और कविता की किताब में भी उतना ही मूल्य क्यों होना चाहिए जितना विज्ञान की बुक में? क्योंकि राइटर कहता है कि चाहे एक फिक्शन, काल्पनिक कहानी की किताब हो, रोमांस किसी प्रेम कथा की किताब हो, और पोएट्री या फिर वो कविता की किताब हो, वो एक विज्ञान का ही कार्य होता है। यानी एक वैज्ञानिक ढंग से ही कहानी को, कविता को, इन सबको लिखा जाता है। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइंस। राइटर कहता है कि सबसे बड़ी बात है कि कहानी और कविता जो होती है उसका जो लेखन यानी कंपोज्ड यानी कि जो उसको संकलन किया जाता है वो इस दुनिया के एक विज्ञान से कहीं ज्यादा विज्ञानों को मिलाकर किया जाता है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, द ह्यूमन नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। और राइटर, इस बट की यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, especially according to the principles of the great science of life, the knowledge of human nature। क्योंकि राइटर कहता है कहानी, कविता और उपन्यास के अंदर, एक प्रेम कथा के अंदर जिस विज्ञान का यूज किया जाता है वो विज्ञान के सिद्धांत किसी भी विज्ञान के सिद्धांत से कहीं ज्यादा गूढ़ और गहन होते हैं। क्योंकि कहानी, कविता के अंदर कौन से विज्ञान का यूज किया जाता है, वो होता है नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी एक मानव प्रकृति का जो पूरा ज्ञान होता है उसको निचोड़ के जो कवि या कहानीकार होता है वो एक कहानी या कविता को गढ़ता है, लिखता है। द फर्स्ट थिंग which a scholar should bear in mind is that a book ought not to be read for mere amusement। आप घूम फिर के, क्योंकि जो कहानी है वो स्टूडेंट्स के लिए है, जो निबंध है वो स्टूडेंट्स के लिए है, तो बात स्टूडेंट्स पे आती है। राइटर कहता है कि स्कॉलर एक विद्वान है कि जो स्टूडेंट है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किताब किसी भी प्रकार की हो, चाहे साहित्य की हो, विज्ञान की हो, उसे कोरे मनोरंजन के लिए कोई सी भी किताब नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्संस रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। जो आधे पढ़े, अध कचरा पढ़े हुए जो लोग होते हैं, जिन्होंने सस्ती प्रकार की कहीं से आधी अधूरी शिक्षा हासिल करी होती है, राइटर कहता है उनके पढ़ने का तरीका यही होता है कि वो कोरे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। लेकिन हम इसके लिए उनको दोष भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अध कचरा लोग हैं, उन्होंने अर्ध शिक्षा ग्रहण करी है और वो आधे पढ़े लिखे लोग हैं, इनके लिए आप उसे दोष नहीं दे सकते। दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। क्योंकि राइटर कहता है कि जो कम पढ़े लिखे या आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं असल में वो अयोग्य होते हैं। वो अयोग्य होते हैं कि एक महान साहित्यिक जो कृति होती है, जो किताब होती है, कहानी, कविता, उपन्यास, कुछ भी, उसके अंदर जो गहन योग्यताएं, जो गुण होते हैं, ऐसा आदमी जो आधा पढ़ा लिखा होता है वो उसकी प्रशंसा करने की योग्य नहीं होता है, यानी कि उसकी योग्यता नहीं होती है, ये उसका कोई व्यक्तिगत गुण नहीं है। बट ए यंग मैन हु हैज पास्ड थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। लेकिन एक यूनिवर्सिटी, एक कॉलेज, एक विद्यालय से पढ़ा जो विद्यार्थी है उसको अपने शुरुआती जीवन में आदत डाल लेनी चाहिए, अपने आप को अनुशासित कर लेना चाहिए कि वो कोरे मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं पड़ेगा। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और अगर एक बार वो विद्यार्थी अपने आप को इस तरीके से अनुशासित करने लेता है, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट। वो आगे चल के पाएगा कि कोरे मनोरंजन के लिए पढ़ना उसके लिए असंभव हो जाएगा। उसकी खुद की एक आदत बन जाएगी कि वो कोरे मनोरंजन के लिए कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा, वो जो कुछ भी पढ़ेगा वो उसकी गहराई में अपने आप उतरता चला जाएगा। He will then impatiently throw down any book from which he cannot obtain intellectual food। तो ऐसी किताब अगर उसके हाथ में आएगी जिस किताब के अंदर उसकी बौद्धिक खुराक मौजूद नहीं होगी, यानी उसकी बुद्धि को हिलाने वाली, चुनौती देने वाली अगर कोई भी चीज ऐसे विद्यार्थी को अगर किताब में नहीं मिलेगी तो बड़ी अधीरता के साथ उस किताब को फेंक देगा, वो उसको पढ़ना बंद कर देगा। एनी बुक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट। अगर कोई ऐसी किताब होगी जिसके अंदर, उसके अंदर जो गहरी भावनाएं हैं, उस विद्यार्थी के अंदर जो गहरी भावनाएं और उच्चतम भावनाएं हैं, अगर उसकी बुद्धि उन भावनाओं को वो किताब झंझोड़ नहीं पाएगी तो ऐसा स्टूडेंट ऐसी किताब को उठाकर फेंक देगा, वो नहीं पढ़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग। लेकिन राइटर कहता है कि अनफॉर्चुनेटली कोरे मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है, हजारों की संख्या में इस दुनिया में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनके साथ ये केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो किताबों को पढ़ने की आदत है, ये बिल्कुल वैसी आदत पड़ चुकी है जैसे किसी शराबी की शराब पीने की या किसी चरसी या बंगेड़ी की अफीम पीने
पीने की आदत पड़ जाती है। जिस तरीके से वो लोग अफीम का, शराब का नशा करते हैं सिर्फ अपने आप को नशे में डुबोए रखने के लिए, उस तरीके से जो आधे पढ़े हुए लिखे और ऐसे गलत विद्यार्थी होते हैं जो शुरुआती जीवन में अपने आप को अनुशासित नहीं करते हैं, वो भी इन नशेड़ियों की तरह केवल अपने समय को काटने के लिए किताबों को पढ़ते हैं। इट इज लाइक ए नार्कोटिक। राइटर कहते हैं कोरे मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है एक नार्कोटिक यानी मादक पदार्थ की तरह होती है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, समथिंग दैट कीप्स अप अ perpetual condition of dreaming, something that eventually results in destroying all capacity for thought। राइटर कहता है कि असल में नार्कोटिक जो नशीली पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, वो पास द टाइम, समय को काटने के काम में आते हैं, या फिर एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्वप्न अवस्था पैदा कर देते हैं कि जो नशेड़ी होता है वो स्वप्न अवस्था के अंदर जीता रहता है और वास्तविकता के जो दुख तकलीफ और सच्चाई होती है वो उससे अपने आप को काट लेता है। तो जो लोग केवल कोरे मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं उनके अंदर भी ठीक ऐसी आदत डेवलप हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से नशा करने वाला जो नशेड़ी होता है उसकी अंदर की जो शरीर की अंग है वो खराब होने लगते हैं, उसकी मानसिक अवस्था खराब होने लगती है, ठीक वैसा ही दुष्प्रभाव मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत भी भारी पड़ती है। राइटर कहता है जिस तरीके से नशा आदमी के सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है उसी तरीके से ये आदत भी कर देती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड, हल्के में या मनोरंजन के लिए पढ़ने की जो आदत है वो केवल मस्तिष्क के ऊपरी भाग को ही अभ्यास करने देती है, मेहनत करने देती है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, जबकि हमारे अंतर चेतना के अंदर जो अच्छे गहरे दृष्टिकोण होते हैं उनको ना तो वो कोई खुराक दे पाती है, ना ही हमारे दृष्टिकोण को नया रूप दे पाती है, और हमारे अंदर जो गहरे विचार करने के जो झरने बहते हैं, बुद्धि का जो झरना होता है वो उससे अछूता रह जाता है। तो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत इस तरीके से भारी पड़ती है जैसे नशेड़ी को नशा करना भारी पड़ता है। The taste of a great book is whether we want to read it only once or more than once। राइटर कहता है कि एक महान किताब का स्वाद क्या होता है। एक महान किताब का स्वाद सबसे बड़ी बात यह होती है, उसकी परीक्षा यह होती है कि उस किताब को आप दूसरी बार पढ़ना चाहते हो कि नहीं। एक किताब को आप पढ़ना चाहते हो, आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आप दूसरी बार उस किताब को और उत्सुकता से पढ़ना चाहते हो तो एक महान किताब का लक्षण है, उसकी परीक्षा है। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम। राइटर कहता है किसी भी महान किताब का एक विलक्षण गुण होता है कि आप उसे पहली बार पढ़ना चाहते हो लेकिन दूसरी बार आप उस किताब को और भी ज्यादा उत्सुकता के साथ पढ़ना चाहते हो। एंड एवरी एडिशनल टाइम दैट वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट। लेकिन आप जितनी भी बार उस किताब को दूसरी या तीसरी बार पढ़ते हो तो आपको उसके अंदर नए अर्थ और नई सुंदरता भी नजर आती है। अ बुक दैट ए पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच। इसीलिए अगर कोई पढ़ा लिखा अच्छा शिक्षित व्यक्ति किसी एक किताब को एक बार से दूसरी बार नहीं पढ़ना चाहता है तो राइटर कहता है कि काफी हद तक ये मान सकते हैं कि वो किताब पढ़ने योग्य है ही नहीं। बट वी कैन नॉट कंसीडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफैल्युएबल। लेकिन राइटर कहता है इसका मतलब यह नहीं है किसी एक व्यक्ति ने अगर एक किताब की आलोचना कर दी और उसने कह दिया कि यह किताब दूसरी बार पढ़ने योग्य नहीं है तो हमें केवल एक व्यक्ति के विचार को अकाट्य साक्ष्य नहीं मानना चाहिए, इनफैलिएबल यानी जिसको कभी झुटलाया ना जा सके। तो अगर एक आलोचक ये कहता है कि फलानी किताब बुरी है तो हमें उसका विचार जो है उसको नजरअंदाज करने का पूरा अधिकार है और करना भी चाहिए। द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, क्योंकि राइटर कहता है कि किसी भी किताब को महान बनाने का जो मत है वो केवल एक व्यक्ति का मत नहीं बल्कि अनेकों व्यक्तियों का मत, उनका विचार होना चाहिए। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस। राइटर एक इंस्टेंस, एक उदाहरण देके बता रहा है कि इस दुनिया के बहुत बड़े बड़े कुछ आलोचक ऐसे रहे हैं जो कई बार इस प्रकार की मंदता से ग्रसित हो गए, यानी कि वो अच्छी चीजों की भी बुरी आलोचना कर गए। कैसे? कार्लाइल एक ब्रिटेन के बहुत बड़े साहित्यकार, फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग। ब्रिटेन के दूसरे साहित्यकार कार्लाइल जो थे उनको ब्राउनिंग थे उनका कार्य, उनका लेखन बहुत ही बकवास और बहुत ही खराब लगता था। बायरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोएट्स। लेकिन बायरन जो थे दूसरे, एक और तीसरे नंबर के, उनका यह मानना था कि अंग्रेजी जो साहित्य का काल रहा है उस ब्रिटेन के साहित्य काल के अंदर ढेरों ऐसे कवि थे जिनकी बायरन ने खूब आलोचना करी कि वो बेकार लिखते हैं। लेकिन अंत में जाके पता चला कि कार्लाइल, ब्राउनिंग, बायरन और दूसरे जो अन्य लेखक थे वो सब एक से एक बढ़कर महान साबित हुए, यानी एक दूसरे के बारे में इन लोगों का जो जजमेंट था वो बिल्कुल गलत निकला। A man must be many-sided to utter a trustworthy estimate of many books। क्योंकि राइटर यहां पर एक सही बात हमें बता रहा है, दार्शनिक
दूसरी बात बता रहा है कि एक इंसान, उसके कई तरीके के दृष्टिकोण हो सकते हैं किसी एक किताब के बारे में अपना खुद का एक ट्रस्टवर्दी यानी भरोसेमंद विचार, अपनी धारणा बताने में। यानी एक किताब के बारे में कोई भी एक आदमी एक दृष्टिकोण से हो सकता है, उसने हमारे दृष्टिकोण से नहीं देखा हो या तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से नहीं देखा हो, उसने केवल अपनी दृष्टिकोण से देखा और उसकी उस किताब की आलोचना कर दी और हमने अगर उसको अकाट्य मान लिया तो हमारी गलती है। We may doubt the judgment of the single critic at times। राइटर कहता है कि कई समय, हमेशा की बात नहीं हो रही है, लेकिन राइटर कहता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर हम केवल एक आलोचक की गई आलोचना को दरकिनार कर सकते हैं। बट देयर इज नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशंस। लेकिन अगर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी किताब की आलोचना होती आई है तो राइटर कहता है कि फिर आप उसको झुठला नहीं सकते। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी किसी किताब की अच्छी आलोचना हुई है तो डेफिनेटली वो किताब अच्छी है, लेकिन अगर उसकी भर्त्सना हुई है तो डेफिनेटली वो किताब बुरी है। Even if we even cannot at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundreds of years। तो राइटर कहता है कि अगर मान लो कि एक बार आप किसी ऐसी किताब को पढ़ते हो जिसको पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत प्रोत्साहन मिला है, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा की गई है, लेकिन आप उसको जब पहली बार पढ़ते हो तो आपको उस किताब के अंदर कुछ भी परसीव यानी आप कुछ भी उसके अंदर अच्छा ग्रहण नहीं कर पाते हो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलता है। वी मे बी श्योर दैट बाय ट्राइंग, बाय स्टडिंग इट केयरफुली, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमायरेशन एंड प्रेज। तो राइटर कहता है आपको उस किताब को खराब नहीं मानना चाहिए, बाकी आप उस किताब को लेकर और प्रयास करें, उसे सावधानी पूर्वक उसका अध्ययन करें। ऐसा करने से अगर आप उस किताब के रहस्य को भी नहीं समझ पाए तो कम से कम आपको यह पता चल जाएगा कि क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी उस किताब की इतनी प्रशंसा की गई, उसकी स्तुति गाई गई। तो अगर आप किताब ज्यादा गहरे रहस्य की है तो हम उसे पहली बार में नहीं समझ सकते, लेकिन जिस किताब को पीढ़ी दर पीढ़ी प्रोत्साहित किया गया है, उसकी प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, उस किताब को अगर हम एक बार पढ़ें तो कम से कम एक बार पढ़ने में किताब के रहस्य को ना समझे, लेकिन यह जरूर समझ जाएंगे कि क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी इस किताब की इतनी प्रशंसा की गई। The best of all libraries for a poor man would be a library entirely composed of such great works only, books which have passed the टेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए राइटर कहता है कि क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास में ज्यादा समय नहीं होता, वो ज्यादा पैसा किताबों पे नहीं खर्च कर सकते। तो राइटर कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, वो लाइब्रेरी गरीब आदमी के लिए सबसे अच्छी लाइब्रेरी उनमें से वो पुस्तकालय है जो पुस्तकालय केवल ऐसी किताबों से भरा पड़ा हो जिन किताबों ने पीढ़ियों दर पीढ़ियों की परीक्षा पास की हो। यानी केवल हमें ऐसे पुस्तकालय में केवल ऐसी पुस्तकें रखनी चाहिए जिनको बड़े बड़े महान आलोचकों ने और पीढ़ी दर पीढ़ी के आलोचकों ने उस किताब को देखा, परखा और समझा है। ऐसी रेकमेंड की गई इस तरीके की जो किताबें हैं, केवल This then would be the most important guide for us in the choice of reading। राइटर कहता है कि अगर इस तरीके से हम बचपन से ही अगर कोई स्टूडेंट एक अच्छी आदत डाल देता है कि वो केवल अम्यूजमेंट के लिए, केवल मनोरंजन के लिए कोई भी किताब नहीं पढ़ेगा, तो राइटर कहता है ये हमारे लिए एक अच्छी आदत, ये एक अच्छी मार्गदर्शक बन जाएगी और हम ये बात चूज कर पाएंगे कि पढ़ने के लिए हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस। राइटर कहता है कि हमें केवल एक स्टूडेंट को केवल वही किताब पढ़नी चाहिए जिसे वो अगली बार पढ़ने की भी इच्छा रखता हो। नॉर शुड वी बाय एनी अदर्स। इसके अलावा हमें कोई ऐसी किताब नहीं खरीदनी चाहिए अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी। इसके अलावा अगर कोई ऐसी किताब हो जिसको हम दूसरी बार नहीं पढ़ते हो और फिर भी हम उसको खरीद रहे हो तो हमारे पास में कोई ऐसा खास विशेष कारण होना चाहिए कि हम उस किताब के अंदर अपने पैसों का निवेश करें, अन्यथा केवल उन्हीं किताबों के अंदर पैसे निवेश करें जिनको हम दूसरी बार पढ़ना चाहते हो। द सेकंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू दैट लेज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स। राइटर कहता है कि दूसरा जो मेन सबसे प्रमुख बिंदु है जिसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वो होता है हर महान किताब के अंदर छुपा हुआ उसके अंदर जो सार तत्वों और जो विशेष शब्दों का समावेश होता है वो चीज होती है। दे नेवर बिकेम ओल्ड। राइटर कहता है कि जो ऐसी पुस्तकें होती हैं जिनके अंदर विशेष रस, विशेष ज्ञान और गहरी अर्थपूर्ण बातें होती हैं, ऐसी किताबें कभी भी उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। देयर यूथ इज इमॉर्टल। जिस तरीके से किसी मनुष्य का अगर जीवन अजर अमर हो जाए, उसकी जवानी अजर अमर हो जाए, उसी तरीके से जो महान किताबें होती है उसके अंदर जो लिखे हुए शब्द होते हैं, जो रहस्य होता है, वो हमेशा अजर अमर बना रहता है। अ ग्रेट बुक इज नॉट एप्ट टू बी कंप्रहेंडेड बाय यंग पर्सन एट फर्स्ट रीडिंग। राइटर कहता है कि कोई भी जो महान किताब होती है जिसके अंदर गूढ़ रहस्य होता है अर्थात बहुत गहरा ज्ञान होता है, ऐसी किताब किसी भी एक युवा व्यक्ति के एक युवा व्यक्ति के द्वारा केवल एक बार में समुचित रूप से समझने के लिए नहीं होती। कंप्रहेंड का मतलब समझना।
एक्सेप्ट इन ए सुपरफिशियल वे। केवल जो एक किसी भी नौजवान का, किसी भी जवान व्यक्ति का एक किताब को पढ़ने का जो तरीका होता है वो केवल सुपरफिशियल यानी ऊपरी तरीका होता है। वो किताब को केवल ऊपरी तौर पर पढ़ता है। ओनली द सरफेस द नैरेटिव इज एब्जॉर्ब्ड एंड एंजॉयड। इस प्रकार से अगर कोई युवा किसी किताब को पढ़ता है तो केवल उस किताब का जो कथा सार होता है वो केवल कथा ही उसकी समझ में आती है। केवल जो ऊपरी शब्द होते हैं वो उन्हीं को ग्रहण कर पाता है। यानी कोई नौजवान व्यक्ति किसी एक किताब को एक बार में पूरा नहीं समझ सकता। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज ऑफ ए ग्रेट बुक। कोई भी युवा व्यक्ति, लेखक के अकॉर्डिंग, कोई भी युवा व्यक्ति, कोई भी युवा इंसान किसी भी एक किताब को, एक महान किताब को एक बार में पढ़ के उसके गहन अर्थ को नहीं समझ सकता, उसके अंदर छुपी हुई खूबियों को नहीं समझ सकता। रिमेंबर दैट इट हैज टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड्स ऑफ इयर्स टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज इन सच ए बुक। राइटर कहता है कि कभी भी अगर आपको यह बात गलत लग रही हो कि कोई भी युवा किसी एक बार में किताब के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ सकता, तो राइटर कहता है कि मेरी केवल एक ही बात याद रखिए कि कई बार जो महान किताबें होती हैं उनमें कई पीढ़ियां और कई बार हजारों साल का समावेश होता है। उन हजारों साल की परीक्षा को और उन हजारों पीढ़ियों की परीक्षा को पार करके वो किताब आती है। तो जिस किताब को समझने में कई पीढ़ियां और कई सौ साल लग गए हो, क्या उस किताब को हम एक बार में समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। But according to a man's experience of life, the text will unfold new meanings to him. तो राइटर कहते हैं कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी इंसान के अनुभव के अनुरूप जो किताब होती है, महान किताब, वो अपने नए नए रहस्यों को खोलती है। जैसे जैसे व्यक्ति का, पाठक का अनुभव बढ़ता जाएगा जिंदगी के प्रति, ज्ञान के प्रति, वैसे वैसे जो महान पुस्तक है वो अपने नए नए रहस्यों को उसके आगे खोलती रहेगी। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, इफ इट बी अ गुड बुक, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25। राइटर कहता है कि अगर कोई महान पुस्तक हम 18 साल की उम्र में पढ़ते हैं और वो जितना आनंद हमें देती है, लेकिन अगर उस किताब को हम 25 साल की उम्र में पढ़ते हैं तो हमें कहीं ज्यादा आनंद देती है उस 18 साल की उम्र में मिले हुए आनंद से कहीं ज्यादा। एंड इट विल प्रूव लाइक अ न्यू बुक टू अस एट 30 इयर्स ऑफ एज। और जब हम 30 साल की उम्र में जाके उस किताब को तिबारा पढ़ेंगे जिसे हमने 18 साल और 25 साल में पढ़ा था, तो वो किताब नए रहस्य और नई सुंदरता को हमारे सामने खोलेगी और हमें और आनंदित करेगी। एट 40 वी शैल री रीड इट। और 40 साल की उम्र में हम इस किताब को दोबारा पढ़ने चाहेंगे, वंडरिंग व्हाई वी नेवर सॉ हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर। और जब हम 40 साल की उम्र में पढ़ेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि क्यों इस किताब का रहस्य, इसकी इतनी सुंदरता 25वें और 18वें साल में हमें नहीं दिखाई दी। At 50 or 60 years of age, the same facts will repeat themselves. लेकिन जब इस 40 साल की पढ़ी गई किताब को हम 60 साल या 50 साल की उम्र में पढ़ेंगे तो नए रहस्य और नए तथ्य हमारे सामने आएंगे और फिर हम अचंभित हो जाएंगे कि क्यों पहले 3 बार इस किताब को पढ़ने में हमने इतना रहस्य और इतनी सुंदरता का पता नहीं लगा पाए। A great book grows exactly in proportion to the growth of the reader's mind. क्योंकि राइटर कहता है कि असल में एक महान किताब का एक रहस्य होता है। वो रहस्य होता है कि एक महान जो किताब होती है वो उसकी जो वृद्धि होती है, उसके अंदर जो ज्ञान की वृद्धि होती है, वो ठीक पाठक के ज्ञान के, उसकी बुद्धि के विकास के अनुपात में होती है। यानी अगर जो पाठक है वो 20 साल का है तो एक महान किताब उसे 20 साल का जो सुंदरता है उसी का अनुभव कराएगी, उसी रहस्य का अनुभव कराएगी। लेकिन जब वो 50 साल की उम्र में पढ़ेगा तो उसकी बुद्धि, उसका अनुभव भी विकसित हो चुका होगा। तो किताब अपने उस रहस्य को उसके सामने उतना ही रखेगी जितना कि वो 50 साल की उम्र में एब्जॉर्ब कर सके, और उससे भी ज्यादा तब एनफोल्ड करेगी जब वो 60-70 साल की उम्र में पहुंच चुका होगा। यानी एक महान किताब के अंदर जो रहस्य हैं, जो गुण हैं, उनकी वृद्धि उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में उसके पाठक की होती है। अगर पाठक ही मानो उसके पास ज्यादा अनुभव नहीं है, वो मात्र 18 या 20 साल का एक युवा है, तो वो 18-20 साल का युवा उस अर्थ को कभी भी समझ नहीं पाएगा जो 60 साल की आयु का पाठक समझ सकता है। द ऐसे हैज बीन रिटन बाय लेफ्कार्डियो हॉर्न। तो लेफ्कार्डियो हॉर्न ने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया है और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत जरूरी हो गया है इस ऐसे को, इस निबंध को एसिमुलेट करना, अपने अंदर आत्मसात कर लेना। सिर्फ एक चैप्टर के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इस चैप्टर को, इस अध्याय को एक बहुत ही जरूरी चीज की तरह हमें अपने अंदर स्टूडेंट्स को आत्मसात करने की जरूरत है, ताकि वो किसी भी चीज को अच्छी तरीके से पढ़ पाए। यानी एक स्टूडेंट अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो वो किसी अकाउंटेंसी की बुक को या अपनी कॉमर्स से रिलेटेड और किसी बुक को अपने हाथ में जब ले तो वो उसके अंदर किसी सुंदरता को देख पाए, वो किसी बोझिल शब्दों का उसके अंदर ना देखे। और बाकी इसी तरीके से बाकी के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट के लिए बात लागू होती है। होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।